हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी जो वीडियो है उसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे ना। हम अपनी लास्ट वीडियो में डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट समझा, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट समझा और आज हम कर रहे हैं बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब जैसा कि आप मतलब जानते हो केमिस्ट्री में इम्प्योर का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कोई सब्सटेंस है, अगर उसके अंदर सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल है, अब वो वन काइंड ऑफ पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अगर उसमें सिर्फ सारे पार्टिकल एक ही टाइप के हैं तब तो वो कहलाता है प्योर। अगर उस सॉलिड के अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर कोई दूसरे टाइप के पार्टिकल्स आ गए तब हम उसको इम्प्योर सॉलिड्स या इम्प्योर कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेम यहां पर वही लॉजिक है इम्प्योरिटी का। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या होगा बेटा, कैसे डिफाइन करूंगा मैं इसको? इट मे बी डिफाइंड एज those defects in which some foreign atoms, foreign का मतलब ये होगा ना कि दूसरे पार्टिकल्स होंगे, in which some foreign atoms present at lattice sites of host atoms or at vacant interstitial sites। तो क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो पहली बात तो फॉरेन एटम क्या होते हैं और होस्ट एटम क्या होते हैं। होस्ट एटम तो बेटा क्या होगा, जैसे कि अगर भी मैं बात करूं सिलिकॉन कंपाउंड की, ठीक है, सिलिकॉन सॉलिड है तो उसके अंदर जो सारे एटम जो सिलिकॉन के हैं तो वो तो क्या कहलाएंगे, होस्ट एटम। अब जैसे ही मैं उस सिलिकॉन के अंदर कोई नाइट्रोजन डाल दूं, फास्फोरस डाल दूं, एल्यूमिनियम डाल दूं या गैलियम डाल दूं, वो जो दूसरे एटम जो सिलिकॉन से अलग हैं वो सारे एटम्स कहलाएंगे फॉरेन एटम। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि वो जो फॉरेन एटम आएंगे वो कहां पर आ सकते हैं? लैटिस साइट्स का मतलब कि जहां पर कोई एटम्स प्रेजेंट होगा उसकी जगह पे हो सकते हैं, या फिर जो इंटरस्टिशियल साइट्स है, जो वैकेंट साइट है, उनके अंदर भी, वॉइड्स के अंदर भी वो जा सकते हैं। तो उनको हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब बेटा सबसे बड़ी बात ये कि जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो मैक्सिमम केसेस में अपने आप नहीं होती, उसको साइंटिस्ट ही उस डिफेक्ट को अराइज करते हैं। उसका रीजन ये होता है क्योंकि हमें जब किसी सॉलिड की प्रॉपर्टीज को चेंज करना हो या इंप्रूव करना हो तब हम ऐसा करते हैं। ठीक है, और ऐसा करने के लिए जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा, डोपिंग टेस्ट होता है। खेल से पहले जो प्लेयर्स होते हैं उनका डोपिंग टेस्ट होता है जब वो मैच इंटरनेशनल या हाई लेवल पे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डोपिंग टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि कहीं उस प्लेयर ने ड्रग्स तो नहीं ली हुई है, क्योंकि ड्रग्स क्या करती है, उसकी एनर्जी को एकदम से बूस्ट कर देती है, मतलब कि उस प्लेयर की जो प्रॉपर्टीज थी उसको इंप्रूव कर देगी। तो वही केस यहाँ पर है कि जो हमारे पास कोई सॉलिड था उस सॉलिड की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए हम डोपिंग प्रोसेस करवाते हैं। तो डोपिंग एक्चुअल में होती क्या है बेटा? इट मे बी डिफाइंड एज the process of adding impurities to crystalline solids to improve or change the properties of solid। मतलब कि अगर मुझे उस सॉलिड की प्रॉपर्टीज को चेंज करना है या फिर मुझे उनकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव करना है तब मैं क्या करवाऊंगा, उसकी डोपिंग करवाऊंगा या उसके अंदर इम्प्योरिटीज का मतलब ये नहीं बेटा गंदगी डालनी है ना। फिर से वही क्लियर कर रहा हूं कि इम्प्योरिटी का मतलब क्या हो गया, कोई दूसरे एटम्स हमने उसके अंदर डालने हैं। गंदगी से लेना देना नहीं है, यहाँ पर कोई दूसरे एटम्स हमें उसके अंदर इंजेक्ट करवाने हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग प्रोसेस। अब ये जो डोपिंग होती है, मतलब जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ये हम आयनिक सॉलिड में भी कर सकते हैं और कोवेलेंट सॉलिड्स में भी। ठीक है, जैसा कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो अब हम जो डोपिंग करेंगे, जो इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, वो हम आयनिक सॉलिड या फिर कोवेलेंट सॉलिड के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारा डोपिंग इन आयोनिक सॉलिड्स।
डोपिंग इन आयनिक सॉलिड्स मतलब कि एडिंग इम्प्यूरिटीज टू आयनिक सॉलिड। तो अब इसमें हमने जो मेन चीज जो हमने ध्यान रखनी है बेटा, वो जो मेन चीज क्या है कि जो हम इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे, भाई आयनिक सॉलिड है तो आयंस होंगे, तो एक आयन को जो होस्ट आयंस है उनको हटाऊंगा और कुछ फॉरेन आयंस डालूंगा। तो जब हम ये करेंगे तब हम हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो आयन हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं उसकी वैलेंसी अलग होनी चाहिए। अगर वैलेंसी सेम रहेगी तो कोई फायदा नहीं होगा, हम जो उसकी प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को चेंज करना चाह रहे हैं वो चेंज ही नहीं हो पाएगी, ज्यादा चेंजेस हमें मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो क्या कह रहा है डोपिंग इन आयनिक सॉलिड्स के अंदर कि when a foreign ion is doped in ionic solid, then the valency of foreign ion should be different than, वो डिफरेंट होनी चाहिए, शुड बी डिफरेंट देन द होस्ट एटम, देन द होस्ट आयन। ठीक है, सो दैट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैन बी इम्प्रूव, या फिर कैन बी इंक्रीज। ठीक है, ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करवा पाए। तो ये चीज हम जरूर ध्यान रखेंगे, डिफरेंट होनी चाहिए। और जर्नली हम लार्जर ही लेते हैं, जर्नली हम क्या लेते हैं, लार्जर। फॉर एग्जांपल डोपिंग ऑफ स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव आयंस इन NaCl सॉलिड। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का जो सॉलिड है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव की इंप्यूरिटी डाल रहे हैं, या डोपिंग ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव आयंस इन AgCl सॉलिड, कि हम सिल्वर क्लोराइड के अंदर कैडमियम 2 पॉजिटिव मतलब Na पॉजिटिव था, उसकी जगह स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव हमने हायर वैलेंसी को ऐड किया। सिल्वर पॉजिटिव था, हमने उसके अंदर कैडमियम 2 पॉजिटिव हायर वैलेंसी को ऐड किया। अब देखते हैं कि ऐसा करने से होगा क्या। ठीक है, भी हमने ये कर तो दिया, लेकिन ऐसा करने से हमें फायदा क्या होगा। जैसे कि मेरे पास सॉलिड है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अब मुझे Na की जगह क्या डालना है, स्ट्रोंटियम। मैंने सिंपल एक Na पॉजिटिव की जगह स्ट्रोंटियम डाल दिया। अब आपको एक बात स्टार्टिंग से ध्यान रही होगी कि हमने एक बात कही थी कि जो सॉलिड रहेगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आना चाहिए। तो जब हमने 2 पॉजिटिव ऐड किया तो हमने क्या करना पड़ेगा, 2 पॉजिटिव निकालना भी पड़ेगा। एक सोडियम की जगह पर तो ये खुद आ गया, अब मुझे एक सोडियम का आयन कहीं से और निकालना पड़ेगा, और यहां पर क्या बन जाएगी, वैकेंसी होल बन जाएंगे। और इस तरीके से बहुत सारे होल्स बन सकते हैं ना, तो जितने ज्यादा होल्स बनेंगे आयंस को मूव करने के लिए जगह मिलेगी, और वो जो NaCl जो कि इंसुलेटर था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा सेमीकंडक्टर के अंदर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से उसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज थी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। तो अब एक बात, जो न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं, अब Na पॉजिटिव की जगह मैंने स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव डाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, +1 को निकाला और उसकी जगह +2 ऐड कर दिया। तो मुझे कितने +1 निकालने पड़ेंगे, 2 निकालने पड़ेंगे, क्योंकि चार्ज तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो एक की जगह पर तो ये आ गया, और ये जो निकला यहां पर क्या बन गया, होल, मतलब कि एक वैकेंसी बनेगी। ध्यान रखना इसका हमेशा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। जैसे कि अगर मैं एक न्यूमेरिकल करें कि हमारे पास कोई सॉलिड है, सोडियम क्लोराइड का ले लेते हैं। ठीक है, इफ सोडियम क्लोराइड, क्वेश्चन है बेटा, इफ सोडियम क्लोराइड NaCl is doped with 10⁻³ mole% of strontium 2 positive ions, then find vacancies। ठीक है, कितनी वैकेंसीज क्रिएट होंगी, क्या आंसर आएगा। कहता है कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड का सॉलिड है
और उसके अंदर मैंने क्या डोप कर दिया, स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव आयंस मैंने उसके अंदर डाल दिए। तो पूछता है कि कितनी वैकेंसी बनी। तो सबसे पहले काम तो ये होगा हमारे पास कि हमने स्ट्रोंटियम डाले कितने हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है 10⁻³ है, मतलब कि 100 में से कि इफ NaCl इज 100 देन स्ट्रोंटियम कितने हो गए बेटा, स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव इज 10⁻³ का मतलब ये होता है ना कि 100 में से होता है। अब मेरे पास अगर NaCl 1 होगा तो स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव कितने हो जाएंगे, 10⁻³ डिवाइड बाई 2 सॉरी 100 और 10⁻⁵। बट मुझे किस में निकालने हैं, पर मोल निकालने हैं। मतलब कि अगर NaCl कितना है 6.022 10⁻23 तब स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव आयन कितने हो जाएंगे, इसको सोल्व कर लूंगा 10⁻23 इंटू 10⁻⁵ 6.022 10⁻18। मतलब कि हमने उसके अंदर इतने सारे स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव आयंस डाल दिए, समझ रहे हो, 1 मोल के अंदर इतने सारे स्ट्रोंटियम। अब हमने सीखा था कि भाई जब 1 स्ट्रोंटियम डलेगा तो 2 सोडियम मुझे निकालने पड़ेंगे। Na पॉजिटिव किसके इक्वल हो गया, ये स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज को देखना है मेनली हमने। तो 1 सोडियम की जगह पर तो ये आ गया, और ये जो सोडियम निकला यहां पर क्या बन जाएगा, होल। मतलब 1 स्ट्रोंटियम 1 होल बनाएगा। तो टोटल स्ट्रोंटियम कितने हैं, इतने हैं। तो हमारे पास जो टोटल होल्स आ जाएंगे वो भी कितने हो जाएंगे बेटा, इतने हो जाएंगे। तो इस तरीके से तुमने टोटल वैकेंसीज या टोटल होल्स निकालने हैं। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डोपिंग इन कोवेलेंट सॉलिड, कि हम कोवेलेंट सॉलिड के अंदर डोपिंग कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से पूछ लेते हैं। आप ये टॉपिक फिजिक्स में भी पढ़ोगे, डोपिंग इन कोवेलेंट सॉलिड्स, डोपिंग इन कोवेलेंट सॉलिड्स। फिर से वही बात कि जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन सॉलिड, ठीक है, मतलब कि डायमंड या ग्रेफाइट की फॉर्म में, सिलिकॉन सॉलिड, ठीक है, जर्मेनियम सॉलिड एक्सेट्रा। ये हमारे पास, हमें पता है कि जो ग्रुप 14 है वो जर्नली कोवेलेंट सॉलिड बनाता है। तो ये हो गए हमारे पास सॉलिड हो गए। आर डोप्ड विद एटम्स हैविंग डिफरेंट वैलेंसीज, ठीक है। अब हमने इनके अंदर ऐसे एटम्स को डालना है जिनकी वैलेंसी इनसे अलग हो। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 होती है। तो या तो क्या करोगे आप, ऐसे डालोगे जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो, या फिर ऐसे एलिमेंट्स डालोगे जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो, दैट इज 3। तो 3 वाले डाल सकते हो या फिर आप 5 वाले डाल सकते हो, ठीक है। सो द फोरन एटम्स either have valency या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 3, ठीक है। जनरली हम ये डालते हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 1 वाला क्यों नहीं डाल सकते या 7 वाला क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि एक लॉजिक होता है बेटा साइज का भी, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रुप है उसका साइज उससे पहले वाले ग्रुप और जो उससे नेक्स्ट वाला ग्रुप होगा उसके सिमिलर होगा, साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो वो जो एटम्स होंगे इजीली उसके अंदर डोप हो जाएंगे। अगर साइज बहुत बड़ा हुआ तो उसके अंदर वो फिट ही नहीं हो पाएगा, अगर साइज बहुत ज्यादा छोटा हो गया तो फिट उसके अंदर चला तो जाएगा बट रुकेगा नहीं वो। तो हमें साइज को भी देखना होता है, इसलिए कह रहा है कि हम या तो उससे नेक्स्ट मतलब ग्रुप 15 को फॉलो करेंगे या फिर उससे कम ग्रुप 13 को। अब कार्बन में इलेक्ट्रॉन है 4, तो जब मैं ग्रुप 15 मतलब जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है जब मैं वो डालूंगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच। ये 4 की जगह 5 हो गए तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन रिच बोलूंगा। और जब 4 की जगह 3 इलेक्ट्रॉन वाला जब उसके अंदर हम डोप करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 टाइप की इंप्यूरिटी हो गई, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्यूरिटी, समझ रहे हो। तो अब कोवेलेंट सॉलिड के अंदर भी हम ये क्या कर लेते हैं, 2 टाइप के पढ़ते हैं कि डोपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्यूरिटी। तो जो हमारा फर्स्ट होगा इसके अंदर डोपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज। तो इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी का मतलब समझ में आ गया ना कि हमने क्या करना है,
कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला एटम इसके अंदर डालना है, ठीक है। ऑन एडिंग इम्प्यूरिटी या एटम्स, ऑन एडिंग एटम्स ऑफ having larger valency like group 15 atoms। कौन सा हो गया हमारे पास, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। हमने क्या कहा है कि भी हम जो एटम्स होंगे वो हम क्या करेंगे, हायर वैलेंसी का उठाना है, ठीक है। ऑन एडिंग एटम्स ऑफ हायर वैलेंसी लाइक ग्रुप 15 एटम्स, ठीक है, फॉस्फोरस, then there will be larger number of electrons, so these are called electron rich impurities। समझ में आया कि भैया हम इनको इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने जो एटम जो हमने डाला है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो गए, ठीक है। तो जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एटम डालेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, तो क्या होगा, वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे और उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और कंडक्टिविटी बढ़ने से क्या हो जाएगा, वो जो इंसुलेटर था, इंसुलेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेमीकंडक्टर में। और दूसरी बात कि हम इसके अंदर कार्बन का सॉलिड नहीं लेंगे, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको तोड़ ही नहीं पाएंगे, मतलब कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी उसके अंदर लगानी पड़ेगी। तो जर्नली हम किसका यूज करते हैं, या तो हम लेते हैं सिलिकन का या यूज करते हैं जर्मेनियम। बट सिलिकन और जर्मेनियम में भी हम सिलिकन को चूज करते हैं क्योंकि सिलिकन लार्ज अमाउंट में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है ना, अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा सिलिका होती है, तो सस्ती होने की वजह से। अब कार्बन फैमिली से है तो सिलिकन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। जो सिलिकन होगा वो 4 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये 4 बॉन्ड्स ये हो गई इसका। अब क्या कर रहा है कि अब मुझे इसके अंदर किसकी इम्प्यूरिटी डालनी है, ग्रुप 15 की डालनी है, तो जिसका साइज सिलिकन से मैच होता हो। तो सिलिकन का साइज लगभग किसके सिमिलर होगा, फॉस्फोरस के या आर्सेनिक के। अब जैसे मैंने इस सिलिकन को हटाया और क्या डाल दिया बेटा, मैंने फॉस्फोरस की इम्प्यूरिटी डाल दिया। फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो 4 तो बॉन्ड बना लेगा, एक क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी का, ठीक है। तो सो हियर electrons are majority charge carriers, ठीक है। भी यहां पर इलेक्ट्रॉन जो करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से, मतलब कि जो चार्ज कैरियर है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जैसे मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, एंड ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, और करंट क्या हो जाएगा बेटा, फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। आई बस समझ में। तो हियर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, so the semiconductor which is formed called n-type semiconductor, ठीक है। हम उसको क्या बोल देंगे बेटा, एन टाइप बोलेंगे, N फॉर नेगेटिव। बट एक बात जरूर ध्यान रखना कि ये पूरा का पूरा सॉलिड जरूर न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि हमने जब फॉस्फोरस डाला था तो फॉस्फोरस एक एटम था, आयन नहीं था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल इक्वल है, बट ये नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है कि भाई इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है। इस सॉलिड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल एकदम न्यूट्रल है। सो इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डोपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिट इम्प्यूरिटीज। हम क्या करेंगे कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है
हम उन एटम्स की इसके अंदर डोपिंग कर देंगे, हम उन एटम्स को इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, डोपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिट इम्प्यूरिटीज। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिट इम्प्यूरिटीज कौन सी हो जाएंगी बेटा? ग्रुप 30, है ना। लाइक फिर से भाई साइज को मैटर करेगा, ये बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, वो सारे के सारे, बट जो हम डालेंगे वो साइज को चूज करके ही हम उसके अंदर ऐड करेंगे। अब फिर से मैं क्या ले रहा हूं बेटा? मैं सिलिकॉन का सॉलिड ले लेता हूं, है ना, क्योंकि हमें पता चलेगा कि हमने सिलिकॉन क्यों लिया, हमने कार्बन क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि कार्बन का साइज छोटा होता है, और साइज जितना छोटा होगा बॉन्ड उतना स्ट्रोंग होगा। तो बॉन्ड जब स्ट्रोंग होगा तो क्या हो जाएगा? उससे बॉन्ड टूटेंगे ही नहीं, तो ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। अब जैसे मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया? मैंने इसके अंदर एल्यूमिनियम एटम्स डॉप कर दिए। मैंने यहां पर एल्यूमिनियम डाल दिया, ठीक है, मैंने यहां पर एल्यूमिनियम डाल दिया। अब सोच के देखो, एल्यूमिनियम के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक बॉन्ड यहां पर बना लिया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, बट यहां पर तो कोई बॉन्ड बना ही नहीं। यहां पर पहले इलेक्ट्रॉन था ना जब इन दोनों ने बॉन्ड बनाया हुआ था, तो मतलब यहां पर क्या बन गई? एक वैकेंसी बन गई, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड होल। मतलब पहले होल्स नहीं थे, बट जैसे मैंने ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिट डाला वहां पर होल्स बन गए। ऐसे ही यहां पर भी सेम होगा कि भाई 3 बॉन्ड तो बना लेगा, बट 4th बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मतलब कि यहां पर भी क्या बन गए? होल्स बन गए। तो जैसे जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिट इम्प्यूरिटी मतलब ग्रुप 13 के एटम्स डालोगे उतने ज्यादा होल्स बन जाएंगे, और जितने ज्यादा होल्स बनेंगे तो जैसे मैं इसके ऊपर एनर्जी अप्लाई करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, तो क्या होगा बेटा? अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पर जंप करेगा कि नहीं करेगा, और यहां पर क्या बन जाएगा? एक होल बन जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप करेगा, यहां पर एक न्यू होल बन जाएगा। ऐसे जो बगल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहां पर जंप करेंगे, यहां पर होल्स बन जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, और देखने वाले को क्या लगेगा कि भाई होल्स मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअल में होल तो एक वैकेंसी है, होल्स मूव नहीं कर रहे हैं। मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। तो फिर से इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए स्पेस मिल गया, और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एंड दैट इंसुलेटर कन्वर्ट्स इनटू सेमीकंडक्टर। दैट सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। और बेटा इस सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। P4 positive because majority charge carriers are holes। ठीक है, एंड होल्स क्या है? वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज। जो होल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। मतलब कि एक्चुअल में क्या होता है? ये पॉजिटिव हो गया, जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा तो टोटल क्या बच जाएगा? पॉजिटिव। तो जो होल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? होल्स है। होल्स मतलब कि पॉजिटिव, और पॉजिटिव से क्या बन गया बेटा? ये पी टाइप। बट फिर भी ध्यान रखना कि जो टोटल क्रिस्टल होगा, सॉलिड होगा, वो फिर से क्या रहेगा? न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि हमने न्यूट्रल एटम्स को डाला है, हमने आयंस को इसके अंदर इंजेक्ट नहीं किया। वो चीज तुमने ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस डिफेक्ट के आने के बाद भी वो कंप्लीटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। तो समझ में आया ना कि जब हमने डोपिंग की कोवेलेंट सॉलिड के अंदर, तो 2 टाइप के सॉलिड बने या सेमीकंडक्टर्स बने, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में क्या थे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स थे, और उनकी जो वैलेंसी थी वो ज्यादा थी। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स थे, और वो ग्रुप 13 की एडिंग से बने। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको फिर से रिवाइज करोगे, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप वो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।